जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर। हमेशा की तरह घटना चक्र नए टॉपिक के साथ लेकर हाजिर हूं। और आज जो नए टॉपिक है आपका मौर्य काल यानी कि मौर्य वंश से संबंधित रिलेटेड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। यूनानियों को पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। देखिए यूनानियों की बात कर रहे हैं तो यूनानियों जो है भारत कौन कौन आए थे यूनानी लोग। तो यूनानी की बात किया जाए तो पहला जो आए थे हिंद यूनानी, पहला आए थे हिंद यूनानी, दूसरा जो आए थे शक, और तीसरा जो आए थे पल्लव, चौथा जो थे कुषाण। ये सभी जो है यूनानी ही थे। और पहला ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार दिया हुआ है। तो आइए एक एक ऑप्शन के साथ हम डिटेल से समझते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य अगर बोल दे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन व्यवस्था जो है मगध में चलाया। कहाँ चलाया? मगध। किसको हटा करके? तो घनानंद को हटा करके। किसको? घनानंद को हटा करके मगध साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। इसके गुरु की बात किया जाए तो गुरु का नाम था आपका गुरु चाणक्य। गुरु चाणक्य। चाणक्य कहाँ का आचार्य थे? तो ये तक्षशिला का थे। कहाँ थे? तक्षशिला। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन काल में दो ऐसी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी। एक जगह हॉस्टल था और एक जगह हॉस्टल नहीं था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं थी, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय हॉस्टल के साथ साथ पढ़ाई भी हुआ करती थी। ये दोनों प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। यहीं का जो है तक्षशिला का गुरु आचार्य था जिसका नाम था चाणक्य था। चाणक्य था किसको हराकर? घनानंद को हरा करके जो है मगध पर क्या किया? मगध पर अपना शासन व्यवस्था जो है स्थापना कर दिया। और स्थापना करने के बाद मगध पर जो है चाणक्य क्या बन गया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य चार जो है शक शासक को हराकर जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो किसको किसको हराया दोस्तों? तो ये हराया जो है आपका मालवा का शासक, मालवा का शासक को हराया। काठियावाड़, कहां? काठियावाड़ का शासक को हराया। तीसरा जो हराया था गुजरात के शासक को हराया था। चौथा जो हराया था उज्जैन की शासक को हराया था। ये चारों शासक को जो है हराने का काम किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ये चारों शासक को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था। चलिए अशोक दिया गया है आपका। अशोक ये भी मौर्य काल से संबंधित है और ये मौर्य काल का चौथे राजा है। कौन सा है? ये चौथे राजा, याद रखेगा। इनके द्वारा लिखा गया है क्या क्या चीज था? तो शिलालेख। क्या चीज लिखा गया था? शिलालेख लिखा गया। शिलालेख इनके जो है, इनके बारे में जो चर्चा जो है 3 लेख के द्वारा किया गया। कौन कौन सा था? शिलालेख था, स्तंभ लेख था और गुहा लेख था। ये 3 गो था जिसमें कि पिछले प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा किया था। कौन कौन है इसके द्वारा लिखा गया? एक स्तंभ लेख, दूसरा जो है शिलालेख और तीसरा जो है गुहा लेख। गुहा लेख है। ये 3 को लिखा गया। स्तंभ लेख बोल दे 7, शिलालेख बोल दे तो 14 जो है ये लिखने का काम किया था। इनमें से जो है 13वां शिलालेख अशोक का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कलिंग विजय की चर्चा भी मिलती है। कलिंग विजय की चर्चा मिलती है, ठीक है ना। और अशोक का अशोकवर्धन नाम जो है मिलता है पुराण में। अशोकवर्धन नाम मिलता है पुराण में। बाकी बात जो है आपका मस्की शिलालेख, मस्की है, गुर्जर है, मस्की है, उसके बाद नेटर है, ये 3 और ठीक है एक उदेगम है। ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिंदुसार दोस्तों ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे। इसे जो है जाना जाता है आपका अमित्र घात के नाम से। क्या नाम से? अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब होता है दोस्तों कि ये होता है आपका शत्रु विनाशक। शत्रु जो है विनाशक होता है, नाम से जानते हैं बिंदुसार को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले जो है निकाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर पूछ दे सेनापति का नाम क्या था, तो दो गो सेनापति था। एक थल सेनापति था और एक जल सेनापति था, याद रखेगा। जल सेनापति का नाम था निर्याक्स। क्या नाम था? निर्याक्स। थल सेनापति का जो नाम था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था।
सेल्यूकस निकेटर। निर्याक्स जो है दोस्तों ये चाणक्य के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। चाणक्य यानी कि ये चाणक्य जो है जहर विद्या में निपुण था। जब ये झेलम नदी और ब्यास नदी पार करके जब इंडिया पर, भारत पर जो है आक्रमण कर रहा था, तो उस समय जो है चाणक्य के द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं करने दिया गया, अर्थात जो है इसको जहर दे करके मार दिया गया था। तो बचा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का जो है पुत्री का नाम बोल दे तो कर्नेलिया। लास्ट में जाकर के कर्नेलिया से जो है विवाह कर लिया जाता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है ना सर, इतना कंटेंट दिए कम। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन एक यहां गुजारे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन में ही इन्होंने जो है जैन धर्म को स्वीकार किया। कौन सा धर्म को? जैन धर्म को स्वीकार किया। और जैन धर्म में एक विधि होता है प्राण त्यागने का, जिसे कहा जाता है सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि। और जैन धर्म स्वीकार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से जो है अपनी प्राण को त्याग दिया। तो त्यागा कहां? तो कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेल गांव, बेलगोला दिया हुआ है, बेलगांव भी लिखाता है, याद रखेगा। श्रवणबेल गांव में कौन विधि से? सल्लेखना विधि से जो है ये कौन सा अंतिम समय में कौन सा धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाने का काम किया। तो कर्नाटक में एक चीज और यहां लिख लीजिएगा, ये कहां पर जाके? चंद्रगिरी की पहाड़ी। चंद्रगिरी की पहाड़ी पर जाकर के सल्लेखना विधि से इन्होंने अपना प्राण त्यागने का काम किया था। ठीक है, अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाने का काम किया। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर। महावीर कौन सा थे? 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। चलिए आपको ऑप्शन दिया गया है काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेल गांव। दोस्तों ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो है आपको ये तीनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक महाजन पद है। कुछ इसमें से महाजन पद की राजधानी है और कुछ महाजन भी है, महाजन पद भी है। तो देखिए महाजन पद की राजधानी दिया गया, तो महाजन पद की बात किया जाए तो महाजन पद जो है, महाजन पद की चर्चा किसमें दिया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय। बोल दे महाजन पद की संख्या कितनी है? तो 16 है, याद रखिएगा। बोल दे आपको काशी। काशी का राजा, काशी का राजा कौन था? काशी का राजधानी, राजा छोड़िए, काशी का तो ऐसे राजा आपको पता होना चाहिए, पार्श्वनाथ का पिताजी जिसका नाम था अश्वसेन। अश्वसेन था, याद रखिएगा। यहाँ का राजा हुआ करता था। काशी की राजधानी जो है वाराणसी हुआ करती थी, याद रखिएगा। कहाँ? वाराणसी। पाटलिपुत्र किसका था? बता दीजिए। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का जो है राजधानी था। पहले था गिरिवर्ज, गिरिवर्ज से फिर जो है ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? अशोक के समय में कर दिया गया पाटलिपुत्र। अब अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठा उन्होंने कर दिया वैशाली, फिर वैशाली से लाया गया पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो उज्जैन जो राजधानी है अवंतिका, याद रखेगा। अवंतिका, ये अवंती में 2 राजधानी है, याद रखिएगा। एगो नॉर्थ एगो साउथ, यानी कि ये उत्तर में और एगो दक्षिण में। तो उत्तर में बोल देगा तो ये उज्जैन राजधानी है, दक्षिण में बोल देगा तो माहिष्मति। दक्षिण में बोल देगा तो माहिष्मति है राजधानी, याद रखेगा। माहिष्मति जो है राजधानी है। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? तो ये गुजारे श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको कर्नाटक में। कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम समझते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का बोल दे गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम था आचार्य, क्या नाम था? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य थे, याद रखिएगा। चाणक्य थे। चाणक्य जो है उसके बाद बोल दे कि चाणक्य किनके यहाँ प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है मगध का प्रधानमंत्री था, या अर्थात जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर शासन किया, यानी कि इन्होंने हराया था घनानंद को, और घनानंद को हरा करके ये मगध साम्राज्य पर अपना शासन व्यवस्था चलाया, बढ़ाया। इसके बीच में यानी कि यहीं पर ठीक जो है आचार्य जो है चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और यहाँ पर
प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और बोलते चंद्रगुप्त मौर्य का किससे शादी किया था, तो ये कर्नेलिया किसका पुत्री थी, तो ये थी सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था अपनी पुत्री को देखने के लिए, जिसका नाम था मेघास्तनीज, याद रखेगा मेघास्तनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में किया था। और अगर यदि बोलते मगध की स्थापना कब हुआ, तो मगध 544 बीसी में, याद रखेगा बिंदुसार के द्वारा सॉरी बिंबिसार के द्वारा हो गया। फिर से बोलते हैं, मगध की स्थापना 544 बीसी में बिंबिसार के द्वारा किया गया। चलिए देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार का नाम क्या था, याद रखेगा किसका पुत्र था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, याद रखेगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे अमित्र घात के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है भैया, तो शत्रु विनाशक, याद रखें शत्रु विनाशक बिंदुसार का मतलब होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, दित्य की उपाधि धारण किया था। तो कब किया था, किसके उपलक्ष्य में किया था, इन्होंने 4 शक राजा को हराया था। किसको हराया था, तो मालवा, काठियावाड़, उज्जैन और गुजरात, ये चारों शक राजा को इन्होंने हराने का काम किया था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसी समय जो है 58 बीसी में शक संवत की शुरुआत किया गया। बिंबिसार के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये मगध का स्थापना किया था, मगध का स्थापना देखा जाए तो वंश कौन सा, तो हर्यक वंश का। कब किया था, 544 बीसी में, ठीक है 544 बीसी में किया था। अशोक जो है, अशोक के बारे में जानते होंगे, इन्होंने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त किया था। कलिंग किसको हराया था, कलिंग में, तो खारवेल को। कलिंग किसका नाम है भैया, तो ये उड़ीसा का नाम है, याद रखेगा। कौन सा शिलालेख भी बात किया जाए तो 13वां शिलालेख में जो है इसकी चर्चा है, चर्चा लेख है, ठीक है ना। तो शिलालेख कलिंग का युद्ध में अशोक के युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष को त्याग दिया, भेरी घोष त्याग करके धम्म घोष की नीति अपनाया। धम्म घोष की नीति जो है अपनाने का काम किया था, किसने किया था, अशोक ने किया था। चलिए ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ए बिंदुसार जो है इनका पुत्र का नाम था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो देखिए बिंदुसार का जो है पुत्र था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था, अशोक था बिंदुसार के पुत्र का नाम। और ये कौन सा वंश से रिलेटेड था, ये मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए देखते हैं, ठीक है। मौर्य काल की बात किया जाए तो मौर्य वंश की बात किया जाए तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा करके किया था, घनानंद को। इनका पिता का नाम जो था, इनका पुत्र का जो नाम था उसका नाम था बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था भैया, तो अशोक। एक और नाम था, याद रखेगा, सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। ये सुसीम ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह दबाने गया था, लेकिन इससे ना हो पाया तो फिर बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने जो है कश्मीर के विद्रोह को दबा दिया और साथ में उधर से आने के बाद फिर इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई किया और कलिंग पर कभी कोई शासक जीत नहीं पाया था और एकमात्र ऐसा शासक कलिंग पर जो है विजय प्राप्त किया था, जिसका नाम था अशोक था, याद रखेगा। अशोक को 3 तरीके का लेख लिखा गया था, इसके लिए याद रखेगा लिखा था। कौन सा लिखा था, तो स्तंभ लेख लिखा था, शिला लेख लिखा था और तीसरा जो लिखा था गुहा लेख लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको चंद्रगुप्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशोक हो जाएगा। अशोक का पुत्री का नाम बोल दे तो क्या हो जाएगा आपका, संघमित्रा और महेंद्र।
संघमित्रा और महेंद्र, संघमित्रा और महेंद्र, ये लोग को भेजा था। कहां पर भेजा था भैया? तो ये भेजा था श्रीलंका। श्रीलंका भेजा अपनी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। श्रीलंका के साथ साथ में पूरा एशिया का इन्होंने भ्रमण किया और बौद्ध धर्म को प्रचार करने का काम किया था। और पूछ दे कि अशोक जो है किस युद्ध के बाद जो है ये भेरी घोष की नीति अब छोड़ करके धम्म घोष की अपनाया? तो याद रखिएगा, ये कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध से, कलिंग युद्ध के बाद जो है भेरी घोष नीति जो है छोड़ करके, मतलब युद्ध की नीति जो है छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके धर्म का मार्ग जो है इसने चुना था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इन्होंने 322 में मौर्य काल का जो है स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र का नाम बोल दे तो क्या हो जाएगा आपका? बिंदुसार। क्या हो जाएगा आपका? बिंदुसार। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? बिंदुसार। चलिए इनका बोल दे, इनका गुरु का नाम क्या है? तो इनका गुरु का नाम जो है उसका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। चलिए बिंबिसार हो गया ना। चलिए बिंबिसार हो गया आपका। बिंबिसार हर्यक वंश का जो है स्थापना किया था। हर्यक वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश का स्थापना तो कब किया था? हर्यक वंश का 544 बीसी में हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार के द्वारा कर दिया जाता है। चलिए अजात शत्रु का नाम है कुनिक। याद रखेगा, कुनिक। इसे पितृहंता के नाम से भी जाना, इसे पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। इसका पुत्र का, इसके बाद जो शासक बना उसका बना है उदयन। याद रखेगा, कौन बना? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। किसने? क्या चीज का? पाटलिपुत्र का स्थापना। पाटलिपुत्र। इन्होंने जो है वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी लाने का काम किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन ने किया था। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? देखिए बिंदुसार की बात किया जाए तो बिंदुसार बोले कौन सा वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से? मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश की बात किया जाए तो जैसा कि अभी बताए थे 322 बीसी में इसकी स्थापना कर दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसको हरा करके? तो घनानंद को हरा करके जो है, घनानंद को, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की क्या किया? स्थापना कर दिया गया था। तो उज्जैन, पुष्प कलावती, तक्षशिला, राजगिरा। आपको जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी कुछ महाजन पद की राजधानी है और कुछ महाजन पद है। तो देखिए उज्जैनी जो है ये क्या है? उज्जैनी जो है अवंती का राजधानी है। अवंती का राजधानी। तो अवंती का 2 राजधानी है, एक उज्जैनी है, दूसरा माहिष्मती। दूसरा जो है माहिष्मती है। याद रखिएगा। और बोल दे, क्या बोल दे कि अवंती जो है, अवंती का राज्यपाल कौन हुआ करता था? तो अशोक हुआ करता था। अवंती का याद रखेगा, राज्यपाल कौन था? अशोक। पुष्प कलावती किसका नाम? गांधार की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? आपका तक्षशिला में थी। कहां थी? तक्षशिला में। देखिए तक्षशिला में देखा जाए तो तक्षशिला में क्यों थी, क्या कारण था? तो देखिए सबसे पहले अखंड भारत की जीत जो है सिकंदर को हुई थी, यहीं पर हुआ था तक्षशिला के पास। तो कोई भी यूनान का राजा या तो कोई भी एशिया की ओर घुसने की, यानी कि इंडिया में घुसने की कोशिश करता था तो वो तक्षशिला की रास्ते थे। तो सबसे पहले आक्रमण कहां होता था? तो तक्षशिला में हुआ करता था। और तक्षशिला का राजा का नाम था आम्भिक। याद रखेगा, आम्भिक। उस समय जो हुआ करता था आम्भिक हुआ करता था। अशोक को क्या किया? अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भी भेजा गया था। तक्षशिला के साथ साथ में आपको कहां भेजा गया था? आपको कलिंग भी भेजा गया था। उसके बाद जो आपको कनिष्क का शासक, कनिष्क जहां पर शासक करता था जम्मू कश्मीर को भेजा था। पहले भेजा था सुसीम लेकिन वहां पर दबा नहीं पाया, तो फिर बाद में अशोक को भेजा। लेकिन अशोक जहां जहां पर भी गया विद्रोह को दबाने के लिए, वहां पर इन्होंने जो है सफलता हासिल किया। अर्थात ये एक योग्य शासक माना जाता था। और इतिहास में एक 2 महान देखते हैं, अशोक के नाम, अशोक महान, सिकंदर महान। यही कारण है कि इनके आगे जो है महान शब्द जोड़ दिया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही योग्य शासक हुआ करते थे। तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की ओर।
अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राचार्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। देखिए इसका ए इज द राइट आंसर है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक ने एक शिलालेख में भी वर्णन किया था, उन्होंने बोला था कि हम जो शासन करेंगे वो जनता के हित में अर्थात जनता के अकॉर्डिंग करेंगे शासन। इन्होंने अपने अधिकारियों का यह निर्देश भी दिया था। यही कारण है कि प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर इन्होंने क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। और इन्होंने जो है राजतंत्र पर, कहां पर? राजतंत्र में। और ये किस कला, इस जो है बोल दे कि किस राजतंत्र से संबंधित है, तो मौर्य राजतंत्र। किस? मौर्य राजतंत्र से जो है ये संबंधित है। अब प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन को इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 7। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद है, कलिंग युद्ध है, बौद्ध धर्म की अपनाना है, मिशनरी को सिलोन भेजना है। देखिए सिलोन पहले किसका नाम था? श्रीलंका का नाम था। श्रीलंका का नाम क्या था? जो है सिलोन था। और श्रीलंका को किसको किसको भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। किसने भेजा था? तो अशोक ने। किसकी प्रचार करने के लिए? तो बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए पूरा एशिया तक भी इन्होंने भेजने का काम किया। तीसरी बौद्ध परिषद। देखिए टोटल बौद्ध परिषद की बात किया जाए तो टोटल जो है आपका चार को जो है बौद्ध परिषद हुई थी, बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है ना? कितने हुए थे? 4 हुए थे। कौन कौन, कब, कहां कहां हुआ था? तो पहला जो हुआ था राजगिरा में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र हुआ था, चौथा जम्मू कश्मीर हुआ था। अब 5वां अगर पूछ दे तो ये हुआ था आपका म्यांमार बर्मा में हुआ था। इसका संरक्षण जो था राजा मिंडर। कौन थे? राजा मिंडर थे। तो तीसरी बौद्ध परिषद याद रखेगा, ये तीसरी बौद्ध परिषद आपको समझ में आ गया होगा। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वां शिलालेख में। क्या है? अशोक के 13वां शिलालेख में इसकी चर्चा है। और ये जो है 14 शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, सबसे बड़ा शिलालेख। और इसी युद्ध के दौरान जो है इन्होंने भेरी घोष की नीति छोड़ करके इन्होंने जो है धम्म नीति अपनाया। कौन सा? धम्म घोष की नीति अपनाया। भेरी घोष मतलब ये होता है युद्ध नीति। क्या होता है? युद्ध नीति। और ये धर्म की मार्ग पर चलने वाला नीति होता है। धर्म की मार्ग पर चलने वाला नीति को धम्म घोष कहा जाता है। और ये कलिंग की युद्ध के समय ही इन्होंने अपनी तलवार को, हथियार को त्याग दिया था। और इसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को चुना था। किसने? जो है अशोक ने। याद रखिएगा कलिंग युद्ध। तो बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिला अशोक को कलिंग युद्ध के समय, जिसके कारण इन्होंने पूरी जो है हिंसक प्रकृति को त्याग दिया। बौद्ध धर्म की अपनाना, बौद्ध धर्म को भी इन्होंने अपनाया था। मिशनरी को सिलोन भी भेजने का काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा इनका नीति में जो परिवर्तन देखने को मिला कलिंग युद्ध के समय अभी जो है कलिंग उड़ीसा पड़ता है। और उस समय राजा जो हुआ था खारवेल को ही उन्होंने हराने का काम किया था। तो कब किया था? आपका 261 बीसी में। ठीक है? तब सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको कलिंग युद्ध में देखने को मिला। बी इज द राइट आंसर, कलिंग युद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 की ओर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानामा प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। हम सभी लोग जानते हैं कि अशोक ने विभिन्न तरह का लेखों को लिखवाने का काम किया, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि एक स्तंभ लेख था, दूसरा शिला लेख था, तीसरा जो है गुहा लेख है। और इन सभी में जो है जहां पर शासन करते थे उसके बारे में वर्णन है, अर्थात मगध साम्राज्य के बारे में वर्णन है और अशोक के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कि बहुत सारा ऐसी जो है शिला लेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है, जिसमें अपना नाम खोजने का काम किया, लिखाने का काम किया था। उसी में जो है एक आता है आपका, एक अभिलेख आता है। उस अभिलेख में जो है मौर्य राजा अशोक कहा गया, मौर्य राजा अशोक वर्णन किया गया है। ठीक है? तो वही कहा गया है, मौर्य राजा अशोक भी कहा गया है और साथ साथ में देवा नाम भी इसको कहा गया है। किसी में कहा गया है किसी में कहा गया है
देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम जो है प्रियदर्शी भी इसका जो है नाम मिलता है। दूसरा जो है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो कब किया था? ये 322 बीसी में जो है करने का काम किया। इसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र था। कहां था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर बोलेगा किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाने का काम किया था। गौतम बुद्ध एशिया का लाइट कहा जाता है, याद रखिएगा, एशिया का जो है रोशनी कहा जाता है, इसे एशिया का रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ थे। इनका बचपन का नाम क्या थे? सिद्धार्थ थे। भगवान महावीर, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर। ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेगा। रिजुपालिका नदी के किनारे इसे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। रिजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा मौर्य अशोक के बारे में। तो अशोक बोलेगा, अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है? तो देखिए, गुर्जर अभिलेख, उसके बाद मास्की बोल दे, गुर्जर बोल दे, मास्की बोल दे, निट्टूर बोल दे, उसके बाद उदय गोलम बोल दे, उदय गोलम बोल दे। ये सभी में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। लेकिन अशोक वर्धन भी एक जगह नाम मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पुराणों में जो है अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है, अशोक जो है वर्धन। और सबसे ज्यादा अगर बोल दे इनकी नीति में कब परिवर्तन कर दी गई, तो इनकी नीति में परिवर्तन सबसे ज्यादा हुआ कलिंग युद्ध के समय। कलिंग युद्ध उपलक्ष्य, विजय के उपलक्ष्य के समय हुआ था, याद रखेगा। तो आपका प्रियदर्शी नाम मिलता है, मौर्य राजा अशोक भी नाम इसका मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी भी इनका नाम मिलता है। चलिए, 8 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 की ओर। देवानामा प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देखिए, अभी हमने बताया देवानामा प्रिय बोल दे, देवानामा प्रिय बोल दे, या तो फिर आपका अशोक बोल दे, या तो देवानामा बोल दे, या प्रियदर्शी बोल दे। ये अशोक के शिलालेख में इनका विभिन्न नामों से उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। राजा के शब्द से भी इनका जो है उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। तो किसका किया गया था? आपका अशोक का किया गया था। अशोक का जो है बोला जाए लेख कितना है? तो 3 लेख। कौन कौन सा है? तो स्तंभ लेख, स्तंभ लेख है आपका। दूसरा जो है शिलालेख, दूसरा क्या है? शिलालेख। तीसरा जो है गुहालेख, गुहालेख। इसमें संख्या है 7, इसमें जो है आपका 14। सबसे बड़ा शिलालेख बोल देगा 13वां शिलालेख। और 13वां शिलालेख में ही जो है 13वां शिलालेख में ही इन्होंने कलिंग विजय की चर्चा गया है, कलिंग विजय की जो है चर्चा किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो है स्तंभ लेख माना जाता है 7वां स्तंभ लेख। और इसमें जो है रूमिनदेही जो है अभिलेख का भी चर्चा है, रूमिनदेही अभिलेख, रूमिनदेही याद रखेगा, रूमिनदेही अभिलेख की चर्चा, स्तंभ लेख की चर्चा है, जो ये नेपाल में पड़ता है। इसमें जो है जब ये नेपाल भ्रमण के लिए गए थे तो इन्होंने टैक्स को 1/8 टैक्स को क्या किया? घटाने का काम किया था अशोक ने। ठीक है, उसके बाद आपका समुद्र जो गुप्त किसे कहा जाता है? इसे बीना बाधक के रूप में भी जानते हैं, बीना से ज्यादा इसका लगाव था। और साथ साथ में इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये मौर्य काल का जो है, ये गुप्त काल का चौथे शासक थे, चौथे जो है शासक थे, चौथे शासक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक जो है योग्य शासक ही थे। ठीक है, हर्षवर्धन, वर्धन वंश की स्थापना किया था, याद रखेगा। वर्धन, वर्धन बोल दे, आपको वर्धन बोल दे या पुष्पभूति बोल दे, ठीक है ना, वर्धन बोल दे या पुष्पभूति बोल दे, ये वर्धन काल का से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रभाकर वर्मन इसका स्थापना करता है और इनका 3 जो है बच्चे होते हैं। पहला क्या होता है? राजवर्धन, राजवर्धन। दूसरा जो होते हैं हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तीसरा जो होता है इसका पुत्री है जिसका नाम था राजश्री, यानी कि 2 पुत्र थे इनका। इनका कितना था? 2 पुत्र था और 1 पुत्री था, 1 पुत्री था। ये वर्धन वंश से आता है, याद रखिएगा, वर्धन वंश से। चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो देखिए, अशोक का जो है शिलालेख की बात किया जाए तो इसका अभिलेखों को, अर्थात इसकी लेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी बांटा गया है? तो आपको बार बार हम बता रहे हैं, समझ में आनी चाहिए। पहला जो है स्तंभ लेख,
पहला स्तंभ लेख, दूसरा जो है शिलालेख, दूसरा जो है शिलालेख, तीसरा जो है गुहालेख, तीसरा जो है गुहालेख। ये 3 भागों में बांटा गया है। और इसी में से शिलालेख में, अभिलेखों में जो है इनके चर्चा है। किसकी किसकी चर्चा है? जीवन वृत्त की भी चर्चा है, आंतरिक नीति का भी चर्चा है, विदेश नीति का भी जो है चर्चा किया गया है। अगर बोल दे इसकी अभिलेख जो है और शिलालेख जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो अधिकांश शिलालेख और अधिकांश लेख जो है, अधिकांश लेख इनका जो है प्राकृत भाषा, किसमें? प्राकृत भाषा और ब्रही भाषा में लिखी गई है। प्राकृत और ब्रही भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। लेकिन 2 एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसका नाम है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, साथ साथ में जो है मानसेहरा, ये दोनों जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, खरोष्टी। और ये दोनों जो है पढ़ता है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ये दोनों जो है पाकिस्तान में पढ़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इसका विकल्प जो है, सभी विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट द्वितीय में क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है मनुष्य और जानवर के चिकित्सा की चर्चा दिया गया है, इलाज के बारे में, याद रखा, चिकित्सीय चर्चा के बारे में दिया गया है। रॉक एडिक्ट 4 में कहा गया है, रॉक एडिक्ट 4 में यह कहा गया है कि भेरी घोष नीति के जगह पर धम्म घोष की चर्चा है, धम्म घोष की चर्चा है, ठीक है। रॉक एडिक्ट 6 देखा जाए तो रॉक एडिक्ट 6 में चर्चा किया गया है आपका आत्मनियंत्रण की चर्चा, आत्मनियंत्रण की चर्चा, ठीक है। और ये तो आप जानते होंगे, बार बार हम बता रहे हैं, ये रॉक एडिक्ट 13 में जो है कहा, ये जो है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख। इसमें कलिंग विजय की चर्चा है, कलिंग के बारे में भी चर्चा है, कलिंग विजय की चर्चा है जो है। उस समय कलिंग का राजा कौन हुआ करता था? याद रखिएगा, खारवेल। युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं, कलिंग युद्ध की चर्चा, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बता दीजिए इसका आंसर। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग की बात कर रहा है, तो चलिए कलिंग के बारे में देखते हैं। तो कलिंग जो है बोल दे अभी कहीं पड़ता कहाँ है? कलिंग किसका नाम था? तो उड़ीसा का, उड़ीसा को पहले उत्कल के भी नाम से जानते थे, याद रखिएगा, उत्कल। उड़ीसा का उस समय शासक कौन था? खारवेल। अशोक के समय कौन था? खारवेल। उड़ीसा के कलिंग यानी कि कलिंग विजय आज तक कोई शासक नहीं कर पाया था। एकमात्र ऐसे शासक थे अशोक जिन्होंने उड़ीसा के शासक यानी कलिंग के शासक खारवेल को हराने का काम किया था। कब किया था? 261 बीसी में। किसको? खारवेल को हराया था। किसने हराया था? अशोक। किसकी केमा शिलालेख में चर्चा है? तो आपका 13वां शिलालेख सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां शिलालेख में। और यही 13वां शिलालेख के यही जो है अशोक के 13वां शिलालेख में जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। इस युद्ध के बाद जो है आपका अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने भेरी घोष नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपनाया। कौन सा नीति को? धम्म नीति को। यही 13वां शिलालेख यानी यही कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति आया। धम्म घोष मतलब धर्म के रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते में। अब भेरी घोष मतलब क्या होता है? युद्ध नीति होता है। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था आपका? 261 बीसी में हुआ था। 261। इस समय इसका राजा जो है यहाँ का जो है हुआ करता था खारवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? जैसा कि हम आपको बताए थे कि अशोक ने जो है बहुत सारा विद्रोह को दबाने का काम किया था। जम्मू कश्मीर का विद्रोह को, तक्षशिला का विद्रोह को, उसके बाद आपका कलिंग का विद्रोह को दबाने का काम किया। एकमात्र ऐसा
प्रांत जो कलिंग था, जो कि किसी भी राजा जो है यहाँ पर इस राजा को हरा नहीं पाया, खारबेल को हरा नहीं पाया। एकमात्र ऐसा राजा अशोक जो है कलिंग को विजय किया, और साथ साथ में यहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन भी देखने को मिला। और इस युद्ध में इतने बच्चे लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग, इतने लोगों का जो है मृत्यु हो गई थी। उन्हें देख कर, छोटे छोटे बच्चे को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और इन्होंने जो है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा भी की गई है। और इन्होंने यही जो है युद्ध के समय भेरी घोष की नीति छोड़ करके इन्होंने धम्म घोष की नीति जो है अपनाने का प्रयत्न किया, और साथ साथ में अपना भी लिया। तो अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव कहां दिखाई को मिला? तो अशोक पर उत्कीर्ण राज्य देश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश, खुदाई इनमें से कोई नहीं। तो आपका 20 द राइट आंसर है। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य आदेश में जो है कलिंग के विजय के बारे में जो है और इसका प्रभाव के बारे में चर्चा देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा किया? तो कौन सा हो जाएगा ये? शिला राजादेश कितना हो जाएगा? 13। देखिए शिला राजादेश कह दे, आपको शिला लेख कह दे, ये सब एक ही है, या तो एडिक्ट बोल दे। ये सब एसएससी जो है क्वेश्चन घुरा फिरा करके पूछ रहा है ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे। तो क्वेश्चन रिवीजन रहेगा तो आप लोग को ये सब परेशानी नहीं आने वाला है। तो शिला राजादेश 13, शिला राजादेश 13 में कलिंग के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। और इसी युद्ध में जो है अशोक को हताहत हुआ, इसी जो है युद्ध में हृदय परिवर्तन हुआ। किसका हृदय परिवर्तन हुआ? अशोक का हुआ, कलिंग का युद्ध में हुआ। मस्की राजादेश, देखिए मस्की बोल दे, गुर्जर बोल दे, मस्की बोल दे, आपका गुर्जर बोल दे, और साथ साथ में आपका नेत्तुर बोल दे। क्या बोल दे? नेत्तुर बोल दे, नेत्तुर बोल दे। साथ साथ में उदगेवम बोल दे। ये सभी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और पुराणों में जो है इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। और इनका पुत्री का नाम याद रखेगा संघमित्रा और महेंद्र था। संघमित्रा और महेंद्र था, जो कि रुमिनदई अभिलेख में इनकी चर्चा भी किया गया है कि जो है इन्होंने जो है अपने पुत्री को बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने जो है श्रीलंका भेजा, एशिया भेजने का काम किया था। साथ साथ में इसी जो है 13वीं शिलालेख के यानी कि कलिंग के युद्ध के समय ही, जब कलिंग युद्ध जो है समाप्त हो गया, अशोक ने यहाँ पर विजय हासिल कर लिया, तो इन्होंने भेरी घोष की नीति को छोड़ करके धम्म घोष की नीति अपनाया था। धम्म घोष का नीति भी अपनाने का काम कर दिया था। चलिए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा है, याद रखेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या आ जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु का नाम क्या था? तो इनका गुरु का नाम चाणक्य था। क्या था? चाणक्य था। इनका पुत्र का नाम क्या था? तो इनका पुत्र का नाम बिंदुसार। इनका पत्नी का नाम बोल देगा, इनका पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम कर्नेलिया भी था, याद रखेगा। क्या नाम था? कर्नेलिया भी था। और साथ में दूरधरा, याद रखेगा। क्या नाम था? दूरधरा भी था, याद रखेगा। जब जो है घानानंद को किसने हराया? बोल दे, आपको बोल दे कि घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का। घनानंद कौन सा वंश से आते थे? नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। और बोल दे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का सेनापति निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? हराने का काम किया। इसी हार में जो है ये अपने पुत्री को जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। किसका? कर्नेलिया का। किसके साथ हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर चला जाता है, कहाँ चला जाता है? यूनान चला जाता है। और फिर वहां से जो है अपनी बेटी को देख रेख के लिए मेगास्थनीज को भेजता है। किसे भेजता है?
मेगास्थनीज जो है मगध आता है। अब मगध में जो है मगध के लिए एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इसी के चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन ही हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? समकालीन सिकंदर। सिकंदर सिकंदर का जो है सेनापति दो था, एक जल सेनापति था और दूसरा था थल सेनापति। जल सेनापति का नाम था निर्याक्स और थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था। यही जो है ब्यास नदी को पार करते समय निर्याक्स की मृत्यु हो जाती है और सेल्यूकस निकेटर वापस लौट जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास शंका था कि इस नदी को पार करने के बाद भारत जाने के बाद जो है या कोई भी गलत अफवाह जो है नहीं होना चाहिए। तो ये अफवाह को दूर करने के लिए फिर से लौट करके आता है, क्योंकि इनके मन में एक ऐसी अफवाह था कि यहाँ पर कोई आत्मा काम करते है, यहाँ पर कोई आत्मा काम करती है, साथ साथ में यहाँ पर कोई जो है देवी देवता का आवास होता है जो कि अपने आप कुछ हो जाता है, जिसके कारण निर्याक्स के यानी कि सिकंदर का सेनापति की मृत्यु हो गई। यही कारण था जब भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर आ रहा था तो सिकंदर को सिकंदर का सेनापति निर्याक्स की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर को लौटना पड़ता है। लेकिन फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर जो है अपने से अकेले आता है, सेनापति के साथ सेना के साथ आता है और फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होता है। इसी लड़ाई में जो है सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है और कर्नेलिया की शादी कर दिया जाता है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कहां का था ये? यूनान का रहने वाला था। जस्टिन और प्लूटो याद रखेगा, जस्टिन और प्लूटो याद रखेगा। ये दोनों जो है मौर्य के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। यही जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेनापति को डाकुओं का गिरोह कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति को सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। डाकुओं का गिरोह कहा था, याद रखेगा, डाकुओं का गिरोह कहा था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके? मौर्य काल के बारे में, मौर्य वंश के बारे में चर्चा है, याद रखेगा, मौर्य काल के बारे में चर्चा है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। नंबर 16, मौर्य दरबार में ग्रीस राजदूत का क्या नाम था? देखिए, मौर्य दरबार की बात किया जाए तो सबसे पहले मौर्य के बारे में बताते हैं आपको। मौर्य वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 322 में किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका गुरु का नाम क्या था? इनका गुरु का नाम जो था उसका नाम था चाणक्य था, याद रखेगा। बोलेगा जिस समय मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक इस समय था घनानंद, याद रखेगा, घनानंद था। चलिए, मौर्य दरबार हो गया। अब देखिए राजदूत बोल रहा है कौन था मौर्य दरबार में? देखिए आपको बात है, पहला सिकंदर। क्या है? सिकंदर का 2 सेनापति हुआ करता था। सिकंदर का 2 सेनापति, जिसका नाम एक तो जल सेनापति था और एक थल सेनापति था। जल सेनापति का नाम निर्याक्स हो जाता है और दूसरा जो है सेल्यूकस निकेटर। भारत में आक्रमण के समय निर्याक्स की मृत्यु हो जाती है, जबकि सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु नहीं होती है। ये लौट करके चले जाते हैं, ग्रीस चले जाते हैं और फिर उधर से लौट करके जब आते हैं इंडिया पर आक्रमण करने के लिए तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ झगड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। तो ये अब और ये बोल दे कि सिकंदर भारत में आक्रमण कब किया था? तो 326 बीसी में 326 बीसी में हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध जो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसे हाइड स्पीड का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये अखंड भारत पर पहली युद्ध किया था। किसने किया था? सिकंदर। हाइड स्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच होता है। ये आपका झेलम नदी के किनारे होता है, याद रखिएगा।
सिकंदर का अगर गुरु की बात किया जाए तो सिकंदर का गुरु का जो नाम थे उसका नाम था अरस्तु, और अरस्तु का जो गुरु था उनका नाम था सुकरात। सुकरात का गुरु बोल दे तो सुकरात का गुरु का नाम था प्लेटो। कौन था? प्लेटो था। ठीक है, प्लेटो ये क्या थे? बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, याद रखेगा। मेगास्थनीज ने अपने, देखिए समझिएगा बात को, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। हार से बचने के लिए इन्होंने अपने बेटी की शादी किसके साथ कर दिया जाता है? कर्नेलिया के साथ। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर्नेलिया के साथ की जाती है। और कर्नेलिया की शादी जब हो गई तो अपने दुश्मन को ये बेटी दिए हैं। कौन दिए? सेल्यूकस निकेटर। तो उनको देख रेख के लिए भेज दिया जाता है मेगास्थनीज को। किसको भेजता है? मेगास्थनीज को। कहां भेजता है? मगध। और यहां पर आके एक अलगे पुस्तक ये लिख देता है। क्या लिखता है? इंडिका। इंडिका में मौर्य के समाज और प्रशासन के बारे में जो है चर्चा किया जाता है। मौर्य के समाज और प्रशासन के बारे में जो है चर्चा जो है बताया जाता है मेगास्थनीज। यानी कि कह सकते हैं मौर्य काल के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किया गया है। ये अरस्तु है, आपको पता है, ये भी कहां के रहने वाले थे? यूनान का ही रहने वाले थे। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज था। उम्मीद करते हैं आपको आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, इंडिका किसने लिखा? देखिए ये इंडिका क्या है? बुक, यानी कि ये बुक है, यानी कि किताब है। और ये किताब जो है किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। इसमें किसकी चर्चा है? मौर्यकालीन के बारे में चर्चा है। समाज और यानी मौर्यकालीन के समाज और प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। याद रखिएगा। देखिए यहां पर इत सिंह दिया गया है। ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। याद रखिएगा। साथ में ये खगोल शास्त्र भी थे। इनका एक सिद्धांत था, याद रखिएगा, ब्रह्म स्फुटिक का सिद्धांत था, दिए थे सिद्धांत। बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, अंतिम शासक जो है बृहदत्त। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन अपनाया था? किससे? उपगुप्त। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? ये देखिए किस विद्या केंद्र से संबंधित है। उस समय तो दो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ही थे, दो ही को तो थे, एक नालंदा थे और दूसरा तक्षशिला थे। तो ये तक्षशिला का आचार्य हुआ करते थे। याद रखिएगा, क्या होते थे? आचार्य हुआ करते थे तक्षशिला का। याद रखिएगा। ये अभी जो है पाकिस्तान में विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला, लेकिन इसमें हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का आन बान शान। याद रखिएगा। प्राचीन इतिहास का सबसे पहला यूनिवर्सिटी किसके साथ? हॉस्टल के साथ। आज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी चलती है इनके नाम से। याद रखिएगा। वैशाली में एक जगह है भैया जिसका नाम है लिच्छवी। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र। याद रखेगा। ऐतिहासिक जगह, ये भी बिहार हाजीपुर के पास है। हाजीपुर जानबे करता है, हाजीपुर इसी में आता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है भैया? भागलपुर। याद रखेगा। किसने इसकी स्थापना किया था? तो धर्मपाल। किसने किया स्थापना? इसने धर्मपाल। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है शिष्य थे किसका? चाणक्य का। याद रखेगा, चाणक्य का। कहां का था? तक्षशिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। समकालीन थे। देखिए अर्थशास्त्र कहा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था विष्णुगुप्त। किसने लिखा था? विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये मौर्य वंश का स्थापना भी किए थे। इनका गुरु का नाम क्या थे? चाणक्य थे। मौर्य काल की स्थापना 322 BC में कर दिए थे। याद रखिएगा।
मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये अंतिम समय कहाँ, सरवनवेल गांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में, कर्नाटका में। ये अंतिम समय सरवनवेल गांव में। अंतिम समय बोल दे कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म। कौन सा, जैन धर्म अपनाया था। और कौन सा विधि से क्या ये अपना प्राण को त्याग दिए, सल्लेखना विधि, सल्लेखना विधि। ठीक है, इनका गुरु का नाम क्या थे, चाणक्य थे। चाणक्य क्या थे, ये थे तक्षशिला का आचार्य थे, याद रखेगा। चाणक्य जो है मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यानी कह सकते हैं जो शासन स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य, वो चाणक्य के थ्रू ही, चाणक्य के जो है सहायता से ही किया गया, ऐसे नहीं कर पाए थे। इसका गुरु भी थे, याद रखेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य यानी कि ये विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया, जब इन्होंने 4 हम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 शासक को इन्होंने क्या किया, हराया था। कहां कहां को, काठियावाड़, गुजरात, मालवा, उज्जैन, ये चारों शकों को पराजित करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये कैसा शासक थे, शक शासक थे, याद रखेगा। ये चारों शक शासक को हराने के बाद विक्रमादित्य का स्थापना उपाधि धारण किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन। साथ साथ में बीना बादक, क्या कहा जाता है, बीना बादक। ठीक है, ये चौथे शासक हुआ करते थे, चौथे शासक, गुप्त काल का चौथे शासक कौन हुआ करते थे, समुद्रगुप्त, याद रखेगा, समुद्रगुप्त। ये भी एक अच्छे योग्य शासक थे। अशोक, मौर्य काल का महान शासक कौन हुआ करते थे, अशोक हुआ करते थे, याद रखेगा, मौर्य काल से संबंधित है। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसकी चर्चा हमें इनकी शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। देखिए अर्थशास्त्र फिर आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ये किसके समकालीन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, याद रखिएगा। घनानंद, याद रखिएगा, पूछ दे कि सिकंदर के समय मगध का शासक कौन हुआ करता था, घनानंद। और साथ साथ में नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करते थे, नंद वंश का अंतिम शासक। और साथ साथ में यह एक अयोग्य शासक थे, यह एक अयोग्य शासक हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन हुआ करता था, याद करिए, पतंजलि ने लिखा था एक पुस्तक जिसका नाम था महाभाष्य। क्या नाम था, महाभाष्य था। बिंबिसार किसका क्या था, ये जल्दी बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। 544 बीसी में, 544 बीसी में इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को ही माना जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, तो हो जाएगा आपका कौटिल्य। क्या हो जाएगा आपका, कौटिल्य। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। देखिए अशोक के शिलालेख बोल दे तो हम बोले इनके लेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है स्तंभ लेख। देखिए यहाँ शिलालेख, किसका शिलालेख भैया, तो ये अशोक का। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं स्तंभ लेख, दूसरा को शिलालेख, तीसरा जो होता है गुहा लेख। ये 3 जो है, शिलालेख किसे कहा जाता है, जो पत्थर पर लिखाया जाता है। इनका जो है एक अभिलेख है जो कि सबसे बड़ा अभिलेख है। स्तंभ लेख में सबसे बड़ा स्तंभ लेख बोलेगा तो 7वां स्तंभ लेख कौन सा है,
जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें क्या है, ये नेपाल में पड़ता है। इसमें जो है जब अशोक गया था घूरने के लिए, कहां पर, लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी घूरने के लिए गया था, तो उन्होंने टैक्स को 1/8 भाग जो है क्या कर दिया, कम कर दिया, घटा करके कर दिया, 1/8 भाग कर दिया गया था। कौन कर दिया था, अशोक कर दिया था। इसकी चर्चा रुमिनदेही अभिलेख नेपाल में जो पड़ता है उसकी चर्चा कर दी गई है। शिलालेख में देखा जाए तो 13वां शिलालेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसी में कलिंग विजय की चर्चा किया गया, इसी में कलिंग विजय की चर्चा किया गया और इसी में जो है भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाने का काम किया था। इसी जो है कलिंग युद्ध में जो है अशोक को हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने भेरी घोष नीति को अपना करके धम्म नीति का भी अपनाने का काम किया था। इनकी शिलालेख सबसे ज्यादा प्राकृतिक और ब्रही लिपि में लिखा गया है, लेकिन दो ऐसे लिपि हैं, एक ऐसे लिपि है खरोष्टी जिन्होंने जो है शाहबाज गढ़ी और एक मनसेहरा जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये दोनों अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गई और यह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर, पाकिस्तान में, याद रखेगा। बरही लिपि में बोलेगा ज्यादा, प्राकृति और प्राकृत और बरही लिपि में लिखा गया है, याद रखेगा। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। पाली भाषा दिया गया है, तो पाली भाषा किसके काल के था, बुद्ध काल के, महावीर का, महावीर के काल के, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपका पाली, हो जाएगा आपका बुद्ध के काल का। बुद्ध के काल में सर्वाधिक लोग क्या बोलते थे, पाली बोलते थे, इसीलिए इनका साहित्य भी अधिकतर पाली भाषा में ही जो है लिखा गया और साथ साथ में इन्होंने जो प्रवचन भी दिया था वो पाली भाषा में ही दिया था। अर्धमागधी भैया, अर्धमागधी पता है ना, अर्धमागधी या तो प्राकृत दोनों एक ही होता है। ये महावीर के काल में लिखा गया था, याद रखेगा, महावीर के काल में। किसमें, महावीर के। महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, बी इज द राइट आंसर। ब्रही और प्राकृतिक सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ब्रही और प्राकृतिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ का स्पष्ट को किया था। तो भैया आप लोग को पता ही होगा कि अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात 3 तरीके के शिलालेख को लिखा गया था। पहला स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा गुहा लेख था, जिसमें कि आपको विभिन्न तरीके का सब जगह से जो है वर्णन किया गया था। 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा था और 7वां स्तंभ लेख सबसे बड़ा था, जिसमें कि 7वां स्तंभ लेख को रुमिनदेही स्तंभ लेख भी कहते हैं और 13वां शिलालेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कलिंग विजय की चर्चा है, साथ साथ में इसका हृदय परिवर्तन हुआ। भेरी घोष नीति को त्याग करके धम्म घोष नीति को इन्होंने स्वीकार करने का काम किया था। तो अशोक के शिलालेखों से प्रथम जो है देखा जाए तो 1750 ईस्वी में, कब, 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में खोजा गया। तो किसके द्वारा खोजा गया, टिफेंतर महोदय के द्वारा, टिफेंतर महोदय के द्वारा। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे क्या किया गया, पढ़ा गया था शिलालेख के। अब देखिए इसमें कह रहा है आपको पहली बार अशोक के शिलालेख को किसने अथी किया था, किसने जो है स्पष्ट कर दिया था। तो ये हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने कर दिया था। अगर बोल दे इसकी शिलालेख कौन कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो देखिए बहुत सारा भाषा में है। ब्राह्मी है, आपका खरोष्टी है, आर्यमाइक है, भबरू है, उसके बाद आपको प्राकृत है। ये सभी जो है भाषा में जो है उनका लिखा गया है। और साथ साथ में अगर बोल दे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ब्रही और प्राकृत भाषा में। भबरू की जो भाषा जो पाई जाती थी ये जयपुर में ज्यादा पाया गया, और अरेमाइक जो है ज्यादा ये मिस्र की भाषा है, याद रखिएगा। खरोष्टी जो है भारत में है, और ये ब्राह्मी जो है बाएं से दाएं लिखी जाने वाली भाषा है, जबकि खरोष्टी जो है दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो है भाषा को हम क्या कहेंगे, खरोष्टी कहेंगे। चलिए उसके बाद देखिए आपको इसका आंसर डी इज द राइट आंसर है। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में देखा जाए तो भारत में प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये सब के बारे में नहीं किए हैं, हैरी स्मिथ के बारे में और जॉन टावर के बारे में नहीं किए हैं। कर दे, छोड़ दे, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? देखिए शिलालेख का जनक बोल रहा है। शिलालेख सबसे ज्यादा किसने लिखा था? तो अशोक ने लिखा था। ये 3 तरह का शिलालेख लिखाया था ना, तो सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो अशोक की बात किया जाए तो ये अशोक कौन सा वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। कौन सा वंश है? मौर्य वंश से। अशोक ने कहां कहां का विद्रोह को दबाया था? तो तक्षशिला का विद्रोह, कश्मीर का विद्रोह, साथ साथ में कश्मीर के साथ साथ में जो है कलिंग कलिंग, ये तीनों का विद्रोह को इन्होंने दबा देने का काम किया। यही कलिंग के विद्रोह से, कलिंग का युद्ध के बाद इसका हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसकी 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा की गया है। और भेरी घोष की नीति को अपना छोड़ करके धम्म घोष की नीति को क्या किया? अपनाने का काम किया था। और साथ साथ में ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अब बौद्ध धर्म को जब अपना लिए तो इन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेज दिया। कहां भेज दिया? श्रीलंका प्रचार प्रसार में भेज दिया। ये सिर्फ श्रीलंका नहीं, पूरा एशिया भेजने का काम किया बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। क्योंकि ये अशोक जो थे बहुत ही ये एग्रेसिव हुआ करते थे, अर्थात ये युद्ध पर ज्यादा ये भरोसा करते थे, युद्ध में ज्यादा ये सम्मिलित होते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के कारण, जिसमें कि बच्चों बड़े लोगों का जो है देखा गया रोते हुए बिलखते हुए, तो इसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसी समय जो है बौद्ध धर्म ज्वाइन करने का जो है निर्णय ले लिया और बौद्ध धर्म इन्होंने क्या किया? ज्वाइन कर लिया। समुद्रगुप्त की बात किया जाए तो समुद्रगुप्त जो है बीना बाधक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बीना से इन्हें बहुत ही ज्यादा लगाव था। और साथ साथ में इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का चौथे शासक ये हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? समुद्रगुप्त हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक है। और गुरु चाणक्य का जो है शिष्य हुआ करते थे। इनका पत्नी का नाम कर्नेलिया और दुर्धरा, याद रखिएगा, दुर्धरा, ये सभी हुआ करते थे। और साथ साथ में इनका पुत्र का नाम देखा जाए तो बिंदुसार। क्या नाम से? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। कनिष्क की बात किया जाए तो ये जो है कौन सा? कुषाण वंश का संस्थापक थे। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, याद रखेगा, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कनिष्क। इनका शासनकाल जो है जम्मू एंड कश्मीर के तरफ था। इन्होंने रेशम मार्ग, भारत के रेशम मार्ग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, कनिष्क को ही दिया जाता है। ठीक है, तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य, भातृभाव, संघ का प्रति आस्था। तो देखिए वर्णित नहीं था, संघ के प्रति आस्था जो है वर्णित नहीं था। बाकी बात ये तीनों चीजें था। क्यों? ये तीनों चीजें जो है वर्णित किया गया था धम्म, क्योंकि धम्म मतलब ही होता है धर्म की स्थापना करना, धर्म मानने वाले को धम्म मतलब होता है धर्म। धर्म मतलब धर्म के प्रति जिसका लगाव रहता है, धर्म के प्रति जिसका लगाव रहता है, और धर्म से धर्म के विजय पर रास्ता अपनाना, विजय के लिए जो है रास्ता अपना रहा है धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ए बी सी, ये तीनों सही है। लेकिन ये डी नंबर जो है सही नहीं है, याद रखिए, धर्म के वर्णित नहीं है धर्म के लिए। चलिए ठीक है, 28 नंबर, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। देखिए मौर्य वंश कहा जाए तो मौर्य वंश टोटल 5 प्रांत मिलकर बने थे। कितना? 5 प्रांत मिलकर के बने थे। 5 प्रांत मिला तो इसी को कहा गया चक्र। क्या कहा गया? मौर्य वंश में चक्र नाम दिया गया, याद रखेगा। जबकि इसमें जो सबसे छोटी इकाई हुआ करता था ग्राम। क्या हुआ करता था? ग्राम। और इसका प्रधान हुआ करता था मुखिया। प्रशासक कौन हुआ करते थे? याद रखेगा, मुखिया हुआ करता था।
और साथ साथ में मौर्य वंश ने शासन किया था 137 वर्ष तक। याद रखेगा कितना वर्ष तक? 137 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। मौर्य वंश का शासन के दौरान अस्थानिक को, देखिए मौर्य वंश के शासन के दौरान याद रखेगा स्थानिक जो है जिला प्रशासक हुआ करता था। स्थानिक जो है जिला प्रशासक हुआ करता था। ठीक है। अब प्रमुख जो है एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। प्रमुख एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। लेकिन ये सब की चर्चा कहां पर किया गया था? मेगास्थनी का एक पुस्तक है, याद रखेगा, पुस्तक है कौन सा? इंडिका। ये सभी जो है चर्चा था। इसी में जो है इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य वंश के 7 आधार पर बांटा, 7 वेस्ट, याद रखिए 7 वर्गों में बांटा, जिसमें कि अलग अलग जो है शासन करने का जो है व्यवस्था किया गया था। तो इसमें हुआ करता था जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। जिसे जिला प्रशासक को स्थानिक कहा गया था, प्रमुख को एस्ट्रोनोई कहा जाता था, ग्राम प्रशासक का जो मेन हुआ करता था वो मुखिया हुआ करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक कहा जाता था जिला प्रशासक को। ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो देखिए आपका आंसर क्या है? बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मौर्य वंश की बात किया जाए तो मौर्य वंश की स्थापना किसने कर दिया था? मौर्य वंश का स्थापना 322 बीसी में हो गया था। किसने किया? किसको हटा करके कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपको नंद वंश के स्थापक, नंद वंश। तो नंद वंश का अंतिम जो शासक होगा वही ना। तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था घनानंद। घनानंद को हटा करके मौर्य वंश ने स्थापना किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का जब स्थापना हुआ, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था उसका नाम था बृहदत्त। क्या नाम था? बृहदत्त था, याद रखें। बृहदत्त अंतिम शासक हुआ करता था। मौर्य वंश के बाद बृहदत्त के बाद शुंग वंश का स्थापना हो जाता है, याद रखेगा। शुंग वंश का स्थापना किसके द्वारा आता है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित हुआ करता था उसका नाम था पतंजलि। उसका नाम क्या था? पतंजलि था, याद रखेगा। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हो जाता है? शुंग वंश के बाद कण्व वंश के बाद धीरे धीरे जो है सातवाहन आएगा, धीरे धीरे और आगे जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। चलिए कण्व वंश का स्थापना किसने किया था? याद रखेगा सुशर्मा। किसने किया था? सुशर्मा ना। ठीक है ना। चलिए शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का स्थापना सुशर्मा। नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद। और अंतिम शासक बोलेगा तो घनानंद। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य शासन किया था? शुंग वंश। बी इज द राइट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहदत्त, सुसीम, संप्रति। देखिए क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक अभी तुरंत बताया कौन हो जाएगा? बृहदत्त था। चलिए बृहदत्त। सुसीम कौन था? अशोक का चचेरा भाई का नाम क्या था? सुसीम था, याद रखेगा। इन्होंने ही गया था जम्मू कश्मीर विद्रोह को दबाने, लेकिन इनसे नहीं हो पाया। फिर बाद में किसको भेज दिया गया? अशोक को, याद रखेगा। अशोक को भेज दिया गया था। ठीक है। उसके बाद आपका कुणाल है। कुणाल किसका नाम था? अशोक के पुत्र था। अशोक के पुत्र था। बोलिएगा सर अशोक के पुत्र था। अरे अशोक बहुत सारा शादी किया हुआ था। जो कुणाल था अशोक का ही पुत्र था। संप्रीति कुणाल का पुत्र था। कुणाल की पुत्र का नाम संप्रीति था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन मौर्य काल से आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों के पास जाए, उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।